हेलो फ्रेंड्स, मैं जय तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों को री स्टार्ट 0.2 सीरीज में क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ाने वाला हूं, जिसका यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और जैसा कि यदि आप लोगों ने री स्टार्ट सीरीज वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि जो कुछ आपको बताया जाएगा वो एकदम बेसिक से हाई लेवल तक बताया जाएगा। मैं आपका सिलेबस एकदम जीरो से स्टार्ट करके आने वाले दिसंबर माह तक आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जो री स्टार्ट सीरीज का भी है और आपके फिजिक्स का भी है। तो इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले आपका सिलेबस क्या है वो आपको बताने वाला हूं। क्योंकि यदि आपको युद्ध लड़ना है और किसके साथ लड़ना है, यदि ये आपको पता हो गया तो आप शायद जीत जाओगे। और यदि आपको ये नहीं पता कि आपको युद्ध लड़ना है तो किसके साथ लड़ना है, तो आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है, और सिलेबस के बाद में मैं ये बताऊंगा कि आखिर कहां से कितने मार्क्स का आता है। और उसके बाद में पहले चैप्टर के कुछ नॉर्मल कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे और उसके बाद में आने वाले नेक्स्ट क्लासों में लगातार आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि जो कुछ मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूं वो सारा का सारा आप लोग समझ चुके होंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दो, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दो, ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मालूम पड़ जाए। और यदि पसंद आता है आपको वीडियो तो इस वीडियो को उन बच्चों तक भी शेयर करो जो पैसे के कारण अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारी सीरीज है वो यूट्यूब पर एकदम फ्री चल रही है उन बच्चों के लिए, खासकर जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए ये स्टार्ट री स्टार्ट सीरीज चल रही है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये क्लास पसंद आती तो आप अपने फ्रेंडों तक जरूर से जरूर इसे शेयर करो। और ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस क्लास को अंत तक देखना, कुछ ना कुछ आपको जरूर से जरूर अलग मिलेगा। भले आपने स्टडी कर ली होगी अपने वहां विद्यालय में या कोचिंग में, लेकिन यदि आपने इस क्लास को क्लिक किया है तो आप इसे अंत तक देखो, कुछ ना कुछ आपको अलग जरूर से जरूर मिलेगा। तो आपका समय ज्यादा ना बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट आप लोगों के लिए है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं, चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आप भी अपने अच्छा मार्क्स वाले मंजिल से बोल दीजिए कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम हमें अच्छा मार्क्स लाने से रोक लो। हम अभी स्टडी करना स्टार्ट कर चुके हैं और हम अच्छा से अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको अभी तक समझाया वो सारा का सारा आपको समझ में आ गया है। और बगैर कुछ देरी की आपकी स्टार्ट करते हैं हम क्लास। तो यह क्या है, आपका री स्टार्ट सीरीज, तथा आपका जो सब्जेक्ट हम पढ़ाने वाले हैं उसका भी ये क्या लेक्चर नंबर क्या फर्स्ट है। और जिसमें हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं, क्लास 12 कौन से हिंदी मीडियम की क्या फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं, फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका क्या सिलेबस क्या है। तो आप अपना हेडिंग डाल लीजिए, क्या सिलेबस, आप हेडिंग डालोगे सिलेबस। एक बात और, आप लोग रफ और पेन लेकर बैठिए। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि जो टीचर है वो हमारे सामने बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है। ऑनलाइन स्टडी की फीलिंग को दूर कर दो और सोचो कि ऑफलाइन स्टडी की फीलिंग है, तभी आपको अच्छे से मजा आएगा पढ़ने में। सो आप रफ और पेन लेकर बैठ जाओ। अगर आप ओनली वन केवल वीडियो की तरह देख रहे हो तो ये फिर आप लोगों को हो सकता है अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन यदि आप हमारे साथ साथ लिखने का प्रयास करोगे तो आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा। मगर यदि कोई टॉपिक आपको छूट जाता है तो टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं, हम हट जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। तो क्या करोगे, आप हेडिंग डाल दोगे सिलेबस। और जो आपका ये क्लास 12 की फिजिक्स का सिलेबस है ये क्या दो पार्ट में है, एक खंड का है और दूसरा खंड खा है। जो खंड का है वो भी 35 मार्क्स का आता है और जो खंड खा है वो भी 35 मार्क्स का ही आता है। तो क्या करोगे, आप लिखोगे क्या खंड खंड का, खंड का आप ये लिखोगे। और खंड का में आपका क्या चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये आपका आएगा कितना 35 मार्क्स का। और इसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो क्या है, वैद्युत वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश तथा तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसके बाद में जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है, चैप्टर नंबर सेकंड है, इसका नाम है स्थिर स्थिर वैद्युत वैद्युत
विभव 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 एवं एवं धारिता धारिता। उसके बाद में जो हमारा क्या चैप्टर नंबर थर्ड है, जो चैप्टर नंबर थर्ड है इसका नाम है विद्युत विद्युत धारा विद्युत धारा। उसके बाद में जो हमारा क्या चैप्टर नंबर 4 है इसका नाम है गतिमान आवेश गतिमान आवेश आवेश एवं चुंबकत्व एवं चुंबकत्व चुंबकत्व। और उसके बाद में जो आपका ये क्या चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य चुंबकत्व चुंबकत्व एवं द्रव्य द्रव्य। उसके बाद में आपका जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका है विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत विद्युत चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण प्रेरण। और उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो है प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हो गया आपका क्या खंड का यानी पहला पार्ट। और इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड है इसे बोला जाता है क्या यूनिट नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट। ये फर्स्ट यूनिट है जो आता है आपका कितना 8 मार्क्स का। ये जो आता है वो आता है आपका 8 मार्क्स का है ना, ये 8 मार्क्स का आता है। उसके बाद में जो हमारा ये विद्युत धारा है, जो ये विद्युत धारा है इसे बोलते हैं विद्युत धारा वाला। ये है हमारी क्या यूनिट सेकंड। ये यूनिट क्या सेकंड है और ये पूछी जाती कितनी 7 मार्क्स की। जितना ये 2 नंबर का 2 चैप्टर जितने नंबर के पूछे जाते हैं, 1 नंबर कम नहीं तो उतना तो हमारा ये तीसरा चैप्टर ही है। उसके बाद में हमारा जो ये चैप्टर नंबर 4 और 5, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 और 5 यानी कि गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व तथा चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसे बोलते हैं हम यूनिट नंबर 3। और ये भी उतने ही मार्क्स का पूछा जाता है 8 मार्क्स का है ना, ये भी 8 मार्क्स का आता है। और उसके बाद में आपका बचा हुआ ये चैप्टर नंबर 6 एंड 7, इसे बोलते हैं हम यूनिट नंबर 4। क्या यूनिट नंबर 4। और ये भी हमारा आता है कितना 8 मार्क्स का ही, कितना 8 मार्क्स का। ये भी कितना आता है 8 मार्क्स का ही आता है। अब आप इसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 8 8 8 16 8 3 24। और उसके बाद में ये हमारा कितना 7 24 और 7 हो जाएगा कितना 31। उसके बाद में हाँ अभी इसमें एक चैप्टर और बच गया है, अभी इसमें हमारा बच गया है एक चैप्टर और, यानी चैप्टर नंबर जो हमारा क्या 8वां है, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ चैप्टर नंबर जो हमारा 8वां है इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या विद्युत चुंबकीय क्या तरंगे, क्या बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे इसे बोला जाता है। और ये जो होता है ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे ये आता है हमारा, इसे हम बोलेंगे यूनिट 5 और ये आता है 4 मार्क्स का। तो 31 और 4 कितना हो गया 35 हो गया, यानी हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट था वो कितना हो गया 35 मार्क्स का जाकर बन गया है। उसके बाद में जो हमारा क्या सेकंड पार्ट है, वैसे आप लोग इसका क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम क्या इसे मिटाकर दोबारा आपको बताते हैं। तो आशा करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे हम क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं। पहला आपका पार्ट जो है ये भी 35 मार्क्स आता है और जो सेकंड है वो भी क्या होता है 35 मार्क्स का ही आता है। तो इसे मिटा दें, उसके बाद में आप लोगों को सेकंड वाला बताएं। इसे आप क्या करोगे, इसे आप कर लो का से खा, इसे आप कर लीजिए क्या खंड खा। तो खंड का में जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, या अगर हम बोलें क्या चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर हमारा जो 9 है, चैप्टर नंबर 9 ये होता है, इसे बोलेंगे क्या किरण प्रकाशिकी किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारा चैप्टर नंबर क्या 10 होगा,
9 आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा, आई और एक्स को 9 बोलते हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर हमारा 10, ये होता है तरंग प्रकाशिकी, तरंग प्रकाश की। और उसके बाद में हमारा जो चैप्टर नंबर क्या 11 है, चैप्टर नंबर 11 है, इसे बोलते हैं विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। विकिरण तथा द्रव्य की क्या द्वैत प्रकृति। और उसके बाद में हमारा जो 12 होगा, चैप्टर नंबर की क्या 12 होगा, ये हमारा क्या है परमाणु। और उसके बाद में हमारा जो चैप्टर नंबर जो क्या 13 है, चैप्टर नंबर क्या है 13, इसे बोलते हैं नाभिक। और उसके बाद में हमारा जो चैप्टर नंबर क्या 14 है, चैप्टर नंबर जो हमारा है क्या 14, चैप्टर नंबर हमारा जो क्या है 14 है, इसे बोलते हैं अर्धचालक। क्या अर्धचालक अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, युक्तियां एवं सरल परिपथ। अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ कॉमा युक्तियां एवं सरल परिपथ। यानी कि इसमें क्या किरण प्रकाश की बताया गया है, इसमें अर्थात हम क्या करेंगे किरण यानी कि प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हमारा है इसे बोलेंगे जो हमारा यूनिट नंबर 6, इसमें प्रकाश के बारे में पढ़ा जाएगा, जिसमें क्या होता है प्रकाश जो अर्थात एक किरण के रूप में कार्य करता है, और ये क्या है प्रकाश एक तरंग के रूप में कार्य करेगा। तो ये जो है चैप्टर नंबर हमारा 9 और जो हमारा 10 है, इसे बोलते हैं क्या यूनिट 6, इसे बोलते हैं यूनिट 6। और ये जो आता है वो आता है जाकर कितना 13 मार्क्स का। उसके बाद में हमारा जो ये चैप्टर नंबर क्या 11 है, चैप्टर नंबर 11, इसे बोलते हैं यूनिट नंबर 7। जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है इसे बोलेंगे क्या यूनिट नंबर 7, इसे बोलेंगे यूनिट नंबर 7। और ये जो होता है ये आता है जाकर हमारा कितना 6 मार्क्स का। और उसके बाद में जो हमारा ये चैप्टर नंबर 12 और 13 है, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 एवं 13 है, इसे बोला जाता है क्या यूनिट 8। और ये जो है ये हम पूछा जाता है कितना 8 मार्क्स का, कितना पूछा जाता है 8 मार्क्स का। उसके बाद में हमारा जो चैप्टर नंबर 14वां है और लास्ट चैप्टर, इसे बोलते हैं हम क्या, इसे बोलते हैं यूनिट नंबर 9। क्या बोलेंगे यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9। और ये पूछा जाता है जाकर कितना 8 मार्क्स का, कितना पूछा जाएगा 8 मार्क्स का, है ना। ये कितना आता है 8 मार्क्स का आता है जाकर। तो अब क्या होगा इसे आप ऐड कर लो, आपको कितना आ जाएगा पूरा का पूरा हमारा 35 मार्क्स से बन जाएगा। 8 का 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये हो गया जाकर। और उसके बाद में हमारा क्या 6 3 9 यानी 19 से ये हो जाएगा 16 और प्लस में 19 आप जोड़ लीजिए, 9 6 15, 15 क्या हो जाएगा 5 हासिल आ जाएंगे, 1 1 1 2 और 1 ये 3, है ना। कितना हो गया जाकर 35 मार्क्स का, ये भी आपका बन गया। तो ये है आपके क्लास 12 के फिजिक्स का पूरा सिलेबस। और हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये ना समझ में आया हो कि आखिर इन चैप्टरों में पढ़ाया क्या जाएगा, तो परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सारा का सारा सब कुछ हम चैप्टर को स्टार्ट करने के समय क्या करेंगे एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा करता हूं कि आप लोगों को क्या ये समझ में आ गया है कि आपका सिलेबस कितना है। और हमने चैप्टर वाइज भी बता दिया और यूनिट वाइज भी बता दिया। टोटल 9 यूनिट है, और 9 यूनिट का लेकर आपको कितना आएगा 70 मार्क्स का आएगा। कितना आएगा 70 मार्क्स का आएगा। और 30 आपको मिलेंगे विद्यालय की तरफ से, अर्थात प्रैक्टिकल परीक्षा के। टोटल जाकर बनेगा कितना 100 मार्क्स का। 30 मार्क्स में आपको कम से कम 10 चाहिए,
और 70 में कम से कम आपको कितना चाहिए, 23 चाहिए। तो हमें क्या 70 के लिए पढ़ना है, मगर 70 में 23 के लिए नहीं पढ़ना, ये आप समझ लो। अगर आपको 70 में 23 चाहिए तब आप अपने आप बगैर पढ़े भी 70 में 23 पा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब क्लास 12 में आ गए हो, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये तुम लोगों को पता है। और यदि आपको कॉपी लिखना नहीं पता तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, हम आपको कॉपी लिखना सिखाएंगे। अगर आपके अंदर कॉपी लिखने की कला है तो आपने स्टडी की या नहीं की, कोई भी बात नहीं, आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। लेकिन नहीं, हम लोग ईमानदारी के साथ स्टडी करके 70 में एक अच्छे स्कोर की कोशिश करेंगे। और कम से कम हमारा यह कोशिश रहेगा कि जो 70 है, 70 में आपका 60 प्लस ही आए। टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। केवल आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए बस। जितना हम पढ़ाएंगे उसे आप लोग डेली का डेली रिवाइज करेंगे, और जिस दिन टेस्ट होने का रहेगा उस दिन हम आपको बता देंगे, उस दिन आप लोग टेस्ट देना, और सिलेबस आपका टाइम से पूरा कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, सब कुछ हम आपके लिए सॉल्व कराएंगे। उसके बाद में जब आपकी एग्जाम डेट आएगी तब भी आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया जाएगा पूरा का पूरा सिलेबस। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का टारगेट होना चाहिए 70 में 60 प्लस का होना चाहिए। जब आप 60 प्लस का टारगेट करोगे तब आपको जाकर एवरेज तक जरूर से जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप बड़ा टारगेट सोचते तो अपने लेवल तक तो जरूर से जरूर ही पा लेते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा टारगेट सोचेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और 60 प्लस लेकर आएंगे। तो आशा करता हूँ कि जितना मैंने आपको अभी तक समझाया वो सारा सारा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आपके यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे, और उसके बाद में आगे आने वाले लेक्चरों में उसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यदि आपने स्क्रीनशॉट न लिया हो तो इसका फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में हम क्या इसे मिटा रहे हैं, इसे हम मिटा रहे हैं, और आप लोग अपने रफ में चैप्टर नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्या, क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्या लिखोगे आप लोग हेडिंग डालोगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर 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 नंबर जो हमारा क्या है वो है फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, ये है वैद्युत वैद्युत आवेश आवेश तथा क्षेत्र वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसे आप डाल लीजिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें क्या करना है, वैद्युत मतलब विद्युत ही हो जाकर, और आवेश मतलब आवेश, अर्थात हमें क्या, एक विद्युत अर्थात चालक के द्वारा जो आवेश निकल रहे हैं उस आवेश के बारे में, तथा उससे कोई ना कोई क्षेत्र जाकर बनेगा, उसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। उसके बारे में हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आप लोग इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डायग्राम बना लो। सबसे पहले एकदम बेसिक वाला बता रहे हैं, उसके बाद में डिफिनीशन वगैरह लिखाएंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, ऊपर लिख लो क्या, वैद्युत। आखिर वैद्युत होता क्या है, क्या होता है वैद्युत। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी इसे बोला जाता है क्या, इंग्लिश में। इसे आप हेडिंग मत करो, हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी क्या, विद्युत है, ये क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, स्थिर स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी। और जो हमारा सेकंड है, ये क्या है, इसे बोलेंगे स्थिर क्या, चालन। क्या, स्थिर चालन, या आप इसको बोल सकते हो क्या, गतिक वैद्युतिकी। स्थिर चालन या गतिक वैद्युतिकी, कुछ भी आप बोल सकते हो। और इसमें जो होता है, इसमें हमारा आता है क्या, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है क्या, वही हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये आता है जाकर। और उसके बाद में हमारा इसी में आ जाता है क्या, चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर जो हमारा क्या सेकंड है, कौन सा चैप्टर हमारा जो क्या सेकंड है, इसे आप यहाँ पर क्या फर्स्ट कर लीजिए। और उसके बाद में जो हमारा क्या सेकंड है, सेकंड क्या है हमारा, स्थिर वैद्युत की तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया, स्थिर
वैद्युतिकी, अर्थात ये जो शाखा है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किस स्थिर स्थिर आवेश स्थिर आवेश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड आता है। आप लोगों को जब आप पढ़ाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और जो सेकंड है इसमें क्या होता है, स्थिर आवेश के बारे में ही पढ़ाया जाता है। और इसे क्या बोलोगे आप, गतिज वैद्युतिकी अर्थात गतिमान आवेश या स्थिर चालन, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा आता है क्या, चैप्टर नंबर थर्ड, क्या आएगा, चैप्टर नंबर जो हमारा क्या थर्ड है, क्या धारा, चैप्टर नंबर थर्ड क्या, वैद्युत धारा, चैप्टर नंबर थर्ड वैद्युत धारा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। और आप लोगों ने अगर मान लो पढ़ा होगा तो ये भी आपको पता है कि जो आवेश गति करता है और जितने समय में अधिक से अधिक गति करता है उसी को क्या बोला जाता है, विद्युत धारा बोला जाता है। अर्थात ऑब्वियसली बात है कि विद्युत धारा में आवेश क्या होता है, चलता रहता है। तो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि जो विद्युत अर्थात आवेश है उसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक स्थिर वैद्युतिकी होता है और एक गतिज वैद्युतिकी या स्थिर चालन होता है। स्थिर चालन का मतलब गतिमान आवेश, जिसमें आपका चैप्टर नंबर थर्ड वैद्युत धारा उसके बारे में हम बात करेंगे। और इधर स्थिर वैद्युतिकी अर्थात रुका हुआ आवेश, जिसमें आपका चैप्टर नंबर सेकंड और फर्स्ट आता है, इसमें हम लोग बातें करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में हम चलते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना आप लोगों ने, ठीक है, इसे हम मिटा रहे हैं। और उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे विद्युत आवेश। क्या करोगे, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालोगे विद्युत आवेश। नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की रहेगी क्या, विद्युत आवेश है ना। इसे इंग्लिश हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इसे बोला जाता है, कहाँ, इंग्लिश में, है ना। आज सब लोग डाल लो हेडिंग। आप लोगों को रफ लेकर बैठना, ये ध्यान रखना, जब आप लोग रफ लेकर बैठोगे तब आपको अच्छी खासी स्टडी की फीलिंग आएगी। तो ये क्या हो गया जाकर, वैद्युत आवेश। अब वैद्युत आवेश क्या होता है ये पता है आप लोगों को। वैद्युत आवेश जो होता है, जब किसी वस्तु में वैद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात आवेश उत्पन्न हो जाता है, तो क्या करता है, किसी अन्य वस्तु को क्या करता है, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने लगता है या तो प्रतिकर्षित करने लगता है। अर्थात उसमें क्या होता है, एक प्रकार का क्या बल उत्पन्न हो जाता है ना। क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, बल उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग क्या लिखोगे, कि वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण है। क्या, कौन सा है, जिसके कारण वह पदार्थ क्या होता है, जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत, जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर बल को आरोपित करता है तथा अपने ऊपर अनुभव भी करता है। अब इसका मतलब आप लोग समझिए, क्या इन्होंने बताया, वैद्युत आवेश। तो जो वैद्युत आवेश है वो किसी भी पदार्थ की बात करें, वो उसका क्या एक मौलिक गुण है। मौलिक गुण का मतलब एक छोटा सा क्या, एक गुण है, मौलिक गुण है। और ये कौन सा गुण है, जिसके कारण वो जो पदार्थ है, वह पदार्थ किसी अन्य पदार्थ पर, कोई भी अन्य पदार्थ हो सकता है, किसी अन्य पदार्थ पर बल को आरोपित करता है। यानी किसी अन्य पदार्थ पर क्या करेगा, बल लगाएगा तथा अपने ऊपर अनुभव भी करता है। यानी कि क्या करेगा, अगर ज्यादा आवेश है, तो क्या करेगा, दूसरे पर बल लगाएगा। और यदि कम आवेश है तो क्या करेगा, अपने पर क्या करेगा, अनुभव करेगा। जैसे आप लोग एग्जांपल के लिए ये मानिए कि जैसे कोई अधिक शक्तिशाली है तो ये क्या करेगा, सामने वाले से अगर लड़ाई हो गई तो उसे पीटेगा, और यदि कम शक्तिशाली है तो सामने वाले से यदि लड़ाई होगी तो क्या करेगा, पीटेगा, है ना। तो वही इधर भी होता है
इसमें वैद्युत आवेश भी होता है। इसमें कोई भी पदार्थ हो, अगर उसमें वैद्युत आवेश उत्पन्न हो गया तो दो ही काम होता है। उनमें क्या होता है, एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है, और वो जो बल उत्पन्न होता है वो आकर्षण का होता है या तो प्रतिकर्षण का होता है। किसी दूसरे पर बल लग भी सकता है और अपने ऊपर क्या होता है, अनुभव भी हो सकता है। यानी कि बल लगाया जाएगा दूसरे पर, और उसके बाद में यदि कम आवेश होगा तो क्या होगा, उसका अनुभव भी होगा। आया समझ में? तो आशा करता हूं कि जो हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया है। कोई भी पदार्थ हो सकता है, जब अन्य पदार्थ पर बल लगाता है तो क्या होता है कि इनमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जब कम आवेश रहेगा तो उसका अनुभव होगा, और जब अधिक आवेश रहेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, बल लगाया जाएगा। ओके, क्या होगा, डायरेक्ट आपको बल लगाया जाएगा। तो इतना आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, एक्स्ट्रा नीचे आप लिखोगे इसे अर्थात क्या, वैद्युत आवेश को इसे क्यू से क्यू। अब अच्छा, आप एक बात ये समझो, आप कैपिटल क्यू भी कर सकते हो और स्मॉल क्यू भी कर सकते हो, मगर ज्यादातर हम क्या करते हैं, स्मॉल क्यू का भी प्रयोग करते हैं। इसको स्मॉल क्यू का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, मगर आप कैपिटल क्यू भी कर सकते हो। इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और जो हमारा इसका, इसे क्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद में आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालोगे, क्यू से इसे हम प्रदर्शित करेंगे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, नहीं तो आगे आने वाली तीसरे चैप्टर में भी पढ़ोगे। जो क्यू होता है वो क्या होता है, जो क्यू होता है वो बराबर होता है क्या, आई इंटू टी के। क्या, जो क्यू होता है वो बराबर होता है हमारा आई इंटू टी के। यहाँ से अगर हम क्या, इसके मात्रक की बात करें, क्या हेडिंग आप डाल लीजिए, क्या, मात्रक। अगर इसके क्या हम मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई मतलब वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वैद्युत धारा का क्या जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। और उसके बाद में जो ये इंटू रहता है, इसे क्या बोलते हैं, हम इंटू ही बोलते हैं, मगर डैश लगा दिया जाता है तो एम्पियर इंटू समय का क्या होगा, टी मतलब समय, समय का क्या होता है, सेकेंड। क्या, सेकेंड। क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। मगर अगर यहीं पर आप क्या, एस आई मात्रक की बात करेंगे, मात्रक एस आई मात्रक की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कुलाम। अगर आप एस आई मात्रक की बात करोगे तो क्या उसे बोला जाएगा, कुलाम। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सी से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद में अगर इसकी हम बीमा की बात करें, नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, क्या, बीमा। अगर इसकी हम बीमा की बात करें तो जो बीमा होता है वो क्या होगा, इसी सूत्र से निकलेगा, अर्थात Q इक्वल टू आई टी। आई क्या है, यहाँ पर विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा है उसकी बीमा क्या होती है, ए होती है ना। और जो टी है उसकी जो बीमा होती है वो क्या होती है, उसकी कैपिटल की टी होती है, समय की कैपिटल की टी होती है। तो इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एटी बन जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ए टी, है ना। यानी कि विद्युत आवेश की जो बीमा होती है वो क्या होती है, एटी होती है। आप एटी भी लिख सकते हो, मगर जो हमारी बीमा लिखने का नियम होता है वो क्या होता है कि बीमा को हमें एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहिए। किस फॉर्म में लिखना चाहिए, एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इस फॉर्म को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, m की पावर 0 जोड़ देंगे। किसी भी संख्या या पद की पावर 0 का मतलब हुआ 1, और 1 से आप चाहे जिसका मल्टीप्लाई करो आएगा उतना ही। तो m की पावर 0 ऐड करने पर भी रहेगा वही, मगर क्या होगा, देखने का थोड़ा तरीका और MLT की फॉर्म में बीमाओं को लिखने वाले नियम का मान रह जाएगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, अर्थात क्यू का जो बीमा होती है वो क्या होती है, क्यू बराबर होता है M0L M0L0 टी और ए। ये हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा अलग हो, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपने लिखा है ये भी राइट है। कितना राइट है, ये इसे आप बोलोगे 99.9%, 99.99% तक ये क्या है, राइट है। और उसके बाद में ये जो होता है ये पूरा का पूरा कितना, 100% तक राइट है। कितना, 100% तक राइट है। यानी कि इसे भी आप बोल सकते हो, जैसे मान के चलो आपसे पूछा जाए कि आप क्या करो भाई, आवेश की बीमा बताओ, तो अन्य कोई ऑप्शन दिया गया और ये दिया गया है तो आप क्या करोगे, इसे टिक करोगे। लेकिन यदि ये और ये दोनों दिया गया तो क्या करोगे, आप इसे टिक करोगे। ये सबसे ज्यादा परफेक्ट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, मगर ये सबसे ज्यादा राइट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान के चलो आपके पापा और आपके दादा दोनों आपके सामने बैठे और आप कहीं से आए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले चरण किसका छुओगे, अपने दादा का। क्यों, क्योंकि वो उससे बड़े हैं, भले आपके पापा ही हैं वो, लेकिन आपके दादा आपके पापा से बड़े हैं, इसलिए क्या करोगे, आप अपने दादा का पैर पहले छुओगे। ये तुम्हारा धर्म है। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी सभ्यता है, तुम किसका पैर सबसे पहले छू रहे हो। तो नियम है कि आप पहले अपने दादा के ही छुओगे, तो वैसे ही इसका भी नियम है, अगर ये और ये दोनों ऑप्शन में दिए जाए तो सबसे पहले आप इसको टिक करोगे। आया समझ में? आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में मैं इसे क्या करता हूं, रिड्यूस करता हूं। तो आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा आप लोगों ने, और इसे क्या कर रहे हैं, हम मिटा रहे हैं।
इसे हम मिटा रहे हैं। आप लोग रफ और पेन लेकर ही बैठिए भाई, नहीं तो मतलब कि हो सकता है आपको अच्छे से ना समझ में आए। और यदि आपको बाई चांस कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, यदि आपको बाई चांस कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, आपको अच्छे से हम समझा देंगे। तुरंत इसी समय आपको समझा दिया जाएगा, आप कमेंट कर दीजिए बस, जो कुछ होगा जो नहीं आपको हम टोटल का टोटल अच्छे से समझा देंगे। उसके बाद में आप क्या करोगे, और जरूरी नहीं कि जितना आपको नॉलेज दिया जाए वो टोटल एक ही बात में आपको समझ में आ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे कि यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, आप उसे थोड़ा बैक करके दोबारा देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, अभी हमने आपको क्या किया कि इसका जो होता है मात्रक वो भी हमने बता दिया आप लोगों को, और उसके बाद में बीमा भी बता दी, इतना आपको बता दिया हमने। उसके बाद में आप क्या लिखोगे, एक और छोटा सा पॉइंट लिख लो जो हमारा इसी मात्रक में लिख लेना, मात्रक में लिख लेना वैद्युत, 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 पॉइंट वाइज लिख लो आप, वैद्युत आवेश, आवेश का क्या सबसे, जो हमारा क्या छोटा मात्रक है, छोटा मात्रक वो क्या होता है, वैद्युत आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है हमारा फ्रैंकलिन। क्या होता है, सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन, क्या होगा, फ्रैंकलिन होगा। और उसके बाद में जो हमारा वैद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है हमारा, होता है वो होता है क्या, फैराडे। क्या होता है, फैराडे। बहुत लोग इसे क्या फैराड ही बोलते हैं, मगर परफेक्ट नाम क्या होता है, फैराडे होता है। और जो हमारा एक फैराडे है, फैराडे, फैराडे है वो बराबर होता है कितना, 96,500 कूलाम के, यानी कि एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश होता है, एक फैराडे में 96,500 कूलाम आवेश होता है। तो आशा करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से क्या होगा, समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप आवेश का प्रकार, आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आवेश का प्रकार। लेकिन उससे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आवेश के प्रकार से पहले आप लिखोगे आवेश के गुण। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम मिटाएं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, ऐसा हम आशा करते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे, आवेश के गुण। नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे क्या, आवेश के गुण, आवेश, आवेश, आवेश के गुण, आवेश के गुण। तो आवेश के गुण में क्या होगा, आवेश के गुण में क्या होगा कि आप लोग लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, आवेश के गुण में क्या लिखोगे आप, फर्स्ट पॉइंट, आवेश, आवेश एक क्या अदिश, अदिश राशि है, अदिश राशि है। यानी जो आवेश होता है वो क्या है, एक अदिश राशि है, अर्थात इसको दिशा की आवश्यकता नहीं है, केवल केवल परिमाण से इसका काम हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आप लिखोगे, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे कि समान आवेश, समान, समान प्रकृति, प्रकृति, समान प्रकृति, या आप बोलो क्या सजातीय, सजातीय समान प्रकृति या सजातीय समान प्रकृति के आवेश, आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, आवेश एक दूसरे, दूसरे को क्या करेंगे, को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करते हैं, करते हैं। यानी आप चाहे बोलो समान प्रकृति या बोलो आप क्या सजातीय आवेश, समान प्रकृति के आवेश या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा। अगर आप समान प्रकृति आवेशों को पास पास लेकर आओगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट उसे आप क्या लिखोगे कि विपरीत, विपरीत अर्थात विजातीय, विपरीत प्रकृति, 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 विपरीत प्रकृति अर्थात विजातीय, 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 विजातीय विपरीत प्रकृति के आवेश, आवेश एक दूसरे, दूसरे को क्या करेंगे, अब ये जब समान थे तब क्या प्रतिकर्षित कर रहे थे, अब असमान आएंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षित, आकर्षित करते, आकर्षित करते हैं,
आकर्षित करते हैं। यानी कि जब उनकी प्रकृति क्या है, विपरीत है, अर्थात अलग अलग है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, आवेश, तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा है ये, चौथा आप क्या लिखोगे, आवेश, आवेश, आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षित, संरक्षित रहता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी आवेश क्या होता है, नष्ट नहीं होता। आप लोग आगे चलकर पढ़ोगे भी कि आवेश के संरक्षण में पढ़ोगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है, वो नष्ट नहीं होता। बस ये होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इसी में क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता रहता है ना। और उसके बाद में आप नेक्स्ट नेक्स्ट आठ, पांचवा बिंदु आप लिखोगे कि जो आवेश होता है, आवेश, आवेश, आवेश चालन, चालन पर निर्भर निर्भर नहीं करता है। आवेश चालन पर नहीं निर्भर करता है। यानी कि ये जो होता है वो चाल, इसे चालन नहीं, आप चाल कर लीजिए, चाल। आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। यानी कि चाल पर नहीं निर्भर रहने का मतलब ये आप समझिए कि ये नहीं कि जब चाल आप बढ़ा दोगे तो ज्यादा आवेश उत्पन्न होगा, नहीं। जिस हिसाब से आपका आवेश उत्पन्न हो रहा है, चाहे आपका चाल बढ़े या घटे, उस पर ये नहीं होगा। इसका मतलब आप समझिए, ये नहीं कि ये कहना चाह रहे हैं, ये नहीं कि आप कोई वस्तु ले लो और उसका चाल बढ़ा दो, चाल उसकी बढ़ा दो, फिर उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आवेश उत्पन्न होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही। क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही। तो जो आवेश है वह एक अदिश राशि है, इसमें हमें केवल यूनिट की ही आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। समान प्रकृति के आवेश, जिसे आप सजातीय आवेश बोल सकते हो, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित करने का मतलब कि इमेजिन करो, यदि माइनस और माइनस आवेश, यदि आप माइनस और माइनस आवेश एक दूसरे की ओर लेकर आओगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, और इस प्रतिकर्षण के बल को ही बोला जाता है प्रतिकर्षण करना। और यदि आप प्लस या प्लस आवेश एक दूसरे की ओर लेकर आओगे तब भी क्या होगा, इनके मध्य वही क्या, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण का बल क्या होगा, कार्य करेगा। लेकिन जैसे आपने क्या किया, चेंज कर दिया, जैसे आपने क्या किया, चेंज कर दिया, मान के चलो आपने माइनस और दूसरा क्या, प्लस कर दिया, पहला माइनस दूसरा प्लस, या क्या तुमने पहला प्लस और दूसरा माइनस कर दिया, और जैसे आप इन दोनों को एक दूसरे की ओर लेकर आओगे तो ऐसे क्या होगा, इनके मध्य आकर्षण, आकर्षण का बल कार्य करेगा। यहां पर भी क्या होगा, हमारा आकर्षण, आकर्षण का बल क्या होगा, कार्य करेगा। यानी जब इनकी प्रकृति विपरीत होती है, विजातीय आवेश होते हैं, अलग अलग आवेश होते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब समान प्रकृति होते हैं, यानी सजातीय होते हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद में जो हमारा चौथा पॉइंट, आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश नष्ट नहीं होता, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होता है बस। और उसके बाद में आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता, अर्थात ये नहीं कि किसी वस्तु की आप चाल बढ़ा दोगे तो आवेश उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ऐसा नहीं होता है। केवल इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही आवेश उत्पन्न होता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा पॉइंट समझ में आ गया। और एक बात और, जैसे हर एक रसोई अर्थात खाना बनाने वाले का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है, वैसे ही हर एक टीचर के पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग होता है। मैं आप लोगों को जो कुछ पढ़ाऊंगा उसे एग्जाम्पल के साथ लगातार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि सर थोड़ा मतलब अधिक टाइम में कम कवर कर पाते हैं सिलेबस को, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप समझ कर पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे, और यदि आप रटोगे तो शायद एग्जाम में नहीं भूलोगे। तो आप लोग मेच्योर हो चुके हो, आपको ये नहीं समझाने की आवश्यकता कि आपको समझकर हमें पढ़ाना है, समझाकर पढ़ाना है कि रटाकर पढ़ाना है। सो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो आप समझकर ही पढ़ो, जो कुछ हम लिखाएंगे उसे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, हर एक पॉइंट, है ना। तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका क्या करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आप क्या डालोगे, आवेशों के प्रकार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग क्या डालोगे, आवेशों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए क्या, आवेशों के प्रकार। आवेशों, आवेशों
या आवेश रहने दो, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। सबसे पहले हमने आपको आवेश बताया, आवेश का गुण बता दिया, और अब आपको क्या बता रहे हैं, आवेश का प्रकार। तो आप क्या करोगे, जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है। आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है। लिख लीजिए आप, आवेशों के प्रकार। आवेश, अभी आपको हम डायग्राम बनाकर समझा देंगे, एकदम एक्सप्लेन हो जाएगा अच्छे से। क्या लिखोगे आप, आवेश, आवेश निम्न दो प्रकार के होते हैं। जो आवेश होता है वो क्या होता है, निम्न दो प्रकार के होते हैं। आप पूर्ण विराम नहीं लगाओगे, डैश कर दो, अर्थात हम आगे दिखा रहे हैं। क्या होता है, पहला क्या होता है हमारा, धन आवेश, या आप इसे एक में ही लिख लो, धनावेश बोल दो, धनावेश। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ऋणावेश। अब ये कैसे होता है, कैसे उत्पन्न होता है वस्तु में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का आप क्या करो, एक डायग्राम बना लो। इसी का क्या करो आप, डायग्राम बना लो। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आवेश के प्रकार आपको डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं। तो आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है हमारा, धनावेश, धनावेश, और दूसरा क्या होता है हमारा, ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। अब धनावेश और क्या होता है, ऋणावेश होता है। अब कैसे होता है वो आप लोग समझिए, कैसे होता है वो आप लोग समझिए। मान के चलो हमने क्या किया, अब मान के चलो एग्जाम्पल के लिए आप समझते हैं कि क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, तीन वस्तुएं हैं। आपको देखो, ये आप समझ के रखिए कि आपको कुछ ना कुछ अलग नॉलेज जरूर मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ अलग जरूर बताएंगे। भले आपने स्टडी कर रखी है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ अलग नॉलेज जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो आप लोग कंटिन्यू अंत तक जुड़े रखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम मान के चलते हैं क्या, हमारे पास क्या तीन वस्तुएं हैं। एक हमने बना दी, ये हो गई जाकर हमारी दूसरी वस्तु, और उसके बाद में ये हो जाएगी हमारी क्या, तीसरी वस्तु, है ना। तीसरी वस्तु, चलो इसे हम इस साइड बना लेते हैं, ताकि अभी वहां पर हमें लिखना भी पड़ेगा। इसे हम क्या करते हैं, इसे इस साइड बना लेते हैं, है ना। ये हो गई हमारी क्या, तीसरी वस्तु। अब जो ये पहली वस्तु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है किससे, प्रोटॉन से, है ना। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, प्रोटॉन से अधिक है। और उसके बाद में जो दूसरी वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन से अधिक है क्या, हमारा प्रोटॉन। और जब ये जो तीसरी वस्तु है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के क्या बराबर है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है। तो यहां पर समझिए, जब कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से प्रदर्शित किया जाता है, और ये होता है क्या, ऋणावेशित। क्या होता है, ऋणावेशित। क्या होता है, ऋणावेशित होता है, ऋणावेशित होता है। और कितना इस पर चार्ज होता है, तो इस पर ऋणावेशित, इसलिए हम माइनस का क्या बोलते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के क्या, 19 कूलम। मगर जो हमारा प्रोटॉन होता है, क्या, प्रोटॉन, इसे हम क्या, स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या है, ये होता है धनावेशित। क्या होता है, धनावेशित। क्या होता है, ये होता है हमारा धनावेशित होता है। और ये धनावेशित होने के कारण हम क्या करते हैं, प्लस लगा देते हैं, और क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, अर्थात 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के क्या, 19 कूलम, है ना। तो अब देखो, प्रोटॉन धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें ऋण आवेश अधिक हो गया ना। क्या हुआ, ऋण आवेश अधिक हो गया। जब इलेक्ट्रॉन अधिक, तो इसका मतलब क्या, उसमें ऋण आवेश अर्थात ऋण की मात्रा अधिक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस वस्तु को क्या बोला जाता है, ऋण आवेशित वस्तु बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसे, ऋण आवेशित वस्तु हम बोलते हैं, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो वस्तु क्या होती है, ऋण आवेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जब अधिक होता है तो वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। और जब प्रोटॉन अधिक है, तो अर्थात पॉजिटिव आवेश अर्थात धनात्मक आवेश की संख्या अधिक है, तो क्या होती है, हमारी वस्तु जो होती है वो क्या होती है, धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, यानी ना तो इलेक्ट्रॉन ही अधिक है ना प्रोटॉन ही अधिक है, अर्थात दोनों की संख्या क्या है हमारी, बराबर है। दोनों की संख्या क्या है हमारी, बराबर है। और जब दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है उदासीन वस्तु। क्या बोला जाता है, उदासीन का मतलब कोई भी आवेश इसके ऊपर नहीं है। तो अब इतना जब जो हमने आपको समझाया, इससे आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। यानी जब धनावेश होता है, किसी आवेश होते हैं दो प्रकार के, एक धन और दूसरा ऋण। धन आवेशित वस्तु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो कम होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तभी तो कम होगा। पहले होते हैं बराबर उदासीन वस्तु में, और उदासीन वस्तु से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाएगी, और जैसे प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी तैसे क्या होगा, वो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकलते हैं,
निकलते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करें, अब आप समझो, इलेक्ट्रॉन जो कोई भी वस्तु हो, उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसमें उपस्थित कणों के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। कोई भी वस्तु का वजन कितना है, हमारा वजन जितना भी है, हमारे अंदर जितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरा हुआ है, हर एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये आप लोग समझ लीजिए। आपको बताया गया होगा छोटी क्लास में कि हर एक वस्तु का जो मूल कण है वो क्या है, परमाणु है। परमाणु से ही हर एक वस्तु जाकर बनी हुई है ना। और जब परमाणु से बनी हुई तो परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो कोई भी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होता है, जाकर जितना उनमें उपस्थित होगा उतना ही होगा। लेकिन आप समझिए, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी जब इक्वल है तो इसका द्रव्यमान अलग है, और जब निकल गया तो क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, अलग हो जाएगा ना। और निकलने पर आपके पास एक थैला, उसमें आपने 5 किलो चावल रखा है, उसमें से क्या किया, एक मुट्ठा चावल निकाल के फेंक दिया, तो क्या होगा, उसका द्रव्यमान अर्थात वजन कम हो जाएगा ना। तो क्या होता है कि धनावेश जब होता है, धनावेशित वस्तु तब मानी जाएगी जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है तैसे क्या होता है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है। द्रव्यमान में क्या होता है, कमी, द्रव्यमान में कमी आ जाती है। ये वाला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन ये वाला हम 90% गारंटी ले सकते हैं कि ये आप लोगों के लिए नहीं होगा, है ना। तो धनावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए द्रव्यमान में कमी आ जाती है। मगर ऋण आवेशित वस्तु में अब इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, अर्थात पहले तो बराबर था, और अधिक कैसे होगा, जब कहीं से आएगा ना, जब इलेक्ट्रॉन आएगा। एक बात ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन आता है और जाता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेश उत्पन्न होता है। जब जाएगा, निकलेगा, तो प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, इसलिए क्या होगा, वो वस्तु धनावेशित होगी। और जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, इसलिए वस्तु क्या होगी, वो क्या होगी, ऋणावेशित होगी। अर्थात ऋण आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। जब इलेक्ट्रॉन आता है, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आता है, जब इलेक्ट्रॉन आता है तो क्या होता है, ऋण आवेश उत्पन्न होता है। और जब इलेक्ट्रॉन आएगा, आपके पास 5 किलो चावल था पहले से, आपने क्या किया, एक मुट्ठा और रख लिया, नहीं तो 1 किलो रख लिया, तो अब क्या होगा, वजन बढ़ जाएगा ना। तो क्या होता है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है, अर्थात उस वस्तु की क्या होगी, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होगा, द्रव्यमान में वृद्धि होती है ना। तो आशा करता हूं कि इतना सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया हो। कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब बराबर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीन वस्तु बोलते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित, और इसका जो मान होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये ऋण आवेशित है। तो जब ऋण आवेशित तो क्या होगी, वस्तु भी क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि संगत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। संगत का मतलब जैसे सामने वाले के गुण है, अगर उसके साथ बैठोगे तो वैसे ही तुम्हारे भी गुण हो जाएंगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है, तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, संगत का प्रभाव पड़ने के कारण वो वस्तु भी क्या होगी, ऋण आवेशित हो जाएगी। और जिस वस्तु में धन आवेश है, उसमें क्या है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या अधिक है, प्रोटॉन होता है धनात्मक, इसलिए क्या होगा, वो धनावेशित हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तब प्रोटॉन अधिक होता है, तब वस्तु धनावेशित होती है। तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर वस्तु धनावेशित होती है, और जब निकल गया इलेक्ट्रॉन तो क्या हुआ, द्रव्यमान में कमी आ जाएगी। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, अर्थात ऋणावेशित वस्तु हो जाती है। और जब आएगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में आप लोग क्या करोगे, एक और डायग्राम बनाओगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में उस डायग्राम को बनाने के बाद में हम क्लास को इसी पे समाप्त कर देंगे, और आगे आने वाले टॉपिक को हम अगली वाली क्लास में समझाएंगे, है ना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसे रिड्यूस करें। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसे क्या करें, हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आपका बनेगा जाकर ग्राफ, क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, है ना। और ग्राफ कौन सा बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एक नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है और आ भी सकता है। तो नेक्स्ट क्या करोगे, आप इधर बनाओगे क्या, आवेश आप इधर लिखोगे, और उसके बाद में अभी जो हमने आपको बताया था आवेश, और उसके बाद में स्थिर वैद्युतिकी, और उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो जाएगा धारा प्लस चुंबकत्व, अर्थात चुंबक, आप जो कुछ लिखना चाहो वो चलेगा। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंग। अर्थात आप समझने की कोशिश कीजिए, क्या हम आपको समझाना चाहते हैं, क्यों हमने ये आपको बनवाया डायग्राम। तो जब आवेश क्या होगा, विरामावस्था में, अर्थात रुका हुआ है, आवेश चल नहीं रहा है, वो क्या रुका हुआ है। तो जब आवेश रुका रहता है तो क्या होता है, स्थिर वैद्युत उत्पन्न करता है, अर्थात उनमें क्या होते हैं, स्थिर आवेश के गुण आते हैं, स्थिर आवेश के गुण आएंगे, और ना तो उसमें धारा उत्पन्न होगी और ना ही किसी प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी। आया समझ में। जब आवेश हमारा रुका हुआ है तो वो केवल क्या होगा, रुके हुए आवेश का ही गुण प्रदर्शित करेगा, ना तो उसमें धारा और चुंबकत्व उत्पन्न होगा और ना ही किसी प्रकार की उसमें तरंग उत्पन्न होगी।
और उसके बाद में यदि हमारा जो आवेश है, यदि हमारा जो क्या आवेश है वो नियत वेग से गति कर रहा है, क्या नियत वेग, नियत वेग से क्या गति कर रहा है। नियत वेग का गति मतलब मान के चलो वो एक निश्चित वेग से गतिमान है, अर्थात 2 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर वो चल रहा है तो क्या होगा, वो लगातार चलता रहेगा। तो जब नियत वेग से वो क्या करता है, गति करता है, तो वो स्थिर आवेशों के गुण को भी बताता है और उसमें धारा और चुंबकत्व भी उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं वो एक निश्चित वेग से प्रवाहित होते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के निश्चित वेग की प्रवाह से ही तो धारा उत्पन्न होती है। और आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं तो आगे पढ़ोगे, कि जो विद्युत धारा अर्थात जो चालक होता है, विद्युत चालक होता है, उसमें क्या होता है, चुंबकत्व भी उत्पन्न हो जाता है। अर्थात जो तार हैं उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो चारों तरफ क्या होगा, चुंबकत्व भी उत्पन्न हो जाएगा। तो जब नियत वेग से आवेश गतिमान रहता है तो स्थिर आवेश का गुण तो हमें मिलता ही है, और साथ में क्या होता है, हमें धारा और चुंबकत्व भी मिलता है, अर्थात चुंबक जैसा गुण वो चालक कार्य करने लगता है और किसी भी प्रकार का क्या तरंग वगैरह उत्पन्न नहीं होता है। मगर जो तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, इसमें क्या होता है ये आप समझ लीजिए। यदि क्या त्वरित वेग, त्वरित वेग, यदि हमारा आवेश जो है वो क्या त्वरित वेग से गतिमान है। त्वरित वेग से गतिमान होने का मतलब कभी घट रहा है तो कभी क्या बढ़ रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। यानी मान के चलो पहले सेकंड में उसने 1 मीटर दूरी तय की, तो दूसरे सेकंड में उसने आधी मीटर दूरी तय की, तीसरे मीटर सेकंड में उन्होंने क्या किया, 2 मीटर दूरी तय कर दी, अर्थात त्वरित रूप से उसकी स्पीड क्या घट बढ़ रही है। तब क्या होता है, हमारा स्थिर आवेश वाला गुण तो उत्पन्न होगा ही, स्थिर आवेश वाला गुण तो उत्पन्न होगा ही, उसके बाद में हमें धारा भी मिलेगी जाकर, चुंबकत्व भी मिलेगा जाकर, और उसके बाद में तरंग भी उत्पन्न होती है। क्या होता है, तरंग भी उत्पन्न होती है। तो आशा करता हूं कि जितना हमने आपको समझाया है वो सारा का सारा आप लोगों को क्या समझ में आ गया होगा। जब आवेश विरामावस्था में रहता है अर्थात रुका हुआ रहता है तो वो केवल स्थिर आवेश के ही गुण को बताता है और कुछ भी नहीं उत्पन्न करता। लेकिन जब नियत वेग से गतिमान रहता है तो क्या होता है, उसमें विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाती है उस आवेश से, और उसमें क्या होता है, किसी वस्तु को खींचने की क्षमता भी आ जाती है, चुंबकत्व भी उत्पन्न हो जाता है, और क्या होता है कि स्थिर आवेश वाला गुण तो रहता ही है, मगर अगर त्वरित वेग से गतिमान तो स्थिर आवेश गुण भी आएगा, धारा भी उत्पन्न होगी, चुंबकत्व भी आएगा और तरंगों का भी उत्पन्न होगा, तरंग भी उत्पन्न होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद में आशा करते हैं कि अभी तक हमने जो कुछ आपको एक्सप्लेन किया है वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है, और आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। और यदि आप इसे यहां तक देखते हुए आए हो तो जाहिर सी बात कि आपको पसंद आया तभी आप यहां तक आए हो, और इतना हम गारंटी ले सकते हैं कि ये कुछ ना कुछ अलग नॉलेज आप लोगों को हमने दिया है, आपके कोचिंग सेंटर से और आपके विद्यालय से अलग ना अलग तो हमने नॉलेज आपको दिया ही है। तो आशा करता हूं कि जो कुछ हमने आपको अभी तक समझाया वो सारा का सारा समझ में आ गया है, और यदि आप लगातार ऐसे ही हर एक टॉपिक को समझना चाहते हो, हम आपको बताएंगे, बताने के बाद उदाहरण के साथ समझाएंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप इसी प्रकार से हर एक टॉपिक को समझना चाहते हो तो आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो उसे क्या करो, लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा हुआ है। और उन बच्चों के पास भी इस वीडियो को शेयर करो जो किसी फीस को नहीं अफोर्ड कर पाते, जो फीस को नहीं दे सकते, जो किसान के बच्चे हैं, उन लोगों के पास इस क्या करो, क्लास को शेयर करो आप, और क्लास को शेयर करके बताओ कि हाँ कोई है जो निःशुल्क हम लोगों को एक अच्छे लेवल में शिक्षा दे रहा है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ओके, फिर बाय बाय बच्चों, और आप लोगों को मिलेंगे कल फिर इसी समय केमिस्ट्री की क्लास के साथ। हम आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का तीनों पढ़ाने वाले हैं। कल हम आप लोगों को मिलेंगे केमिस्ट्री की क्लास के साथ, और हो सकेगा तो जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए हम बायो भी पढ़ाएंगे, मगर उसके लिए आप हमें 2-4 दिन आप और दे दो, है ना। तो ओके, फिर बाय बाय बच्चों। फिर वही बात की वीडियो अगर पसंद आया तो इसे क्या करो, लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यदि नए हो, और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर से जरूर शेयर करो जिनके पास पैसे एफर्ट करने की क्षमता नहीं है, जो किसी कोचिंग को नहीं कर सकते। और एक बात ये ध्यान रखना कि जो ऑनलाइन कोचिंग होती है वो सबसे बेस्ट होती। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो आपको मेहनत पड़ती, ना आपका टाइम जाता है। आप क्या करते हो, विद्यालय से आए फिर आप कोचिंग जाओगे तो दूरी ही तय करने में आपका सारा का सारा एनर्जी लॉस हो जाता है, तो आप पढ़ोगे आखिर क्या। तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ऑनलाइन कोचिंग। आप अपने विद्यालय में जाओ, विद्यालय में जाकर आप लोग स्टडी करो, और यदि बाई चांस आपके विद्यालय में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा टाइम बर्बाद हो रहा है, हमें अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो कोई जरूरी नहीं विद्यालय जाने का। हम गारंटी लेते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हम 70 में 60+ जरूर से जरूर आपको दिलाकर रहेंगे। वो आपके मेहनत पर निर्भर करता है। हम यहाँ से आपको अच्छे से अच्छे बेहतर नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आपका यह कर्तव्य है कि आप उसका क्या करो, लगातार रिवीजन करो। तो ओके, फिर बाय बाय बच्चों, चलते हैं, और फिर मिलेंगे आप लोगों को कल इसी समय केमिस्ट्री की क्लास के साथ। फिर से वही बात की, यदि आप चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और उन बच्चों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए जो पैसे को एफर्ड नहीं कर पाते हैं। और क्लास कैसे आपको लगी है कमेंट जरूर करो, कुछ अलग आपको नॉलेज मिला है कि नहीं मिला, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो आपको सही लगा या नहीं लगा। तो ओके फिर बच्चों, बाय बाय, चलते हैं और फिर मिलेंगे कल आप लोगों को केमिस्ट्री की क्लास के साथ। ओके बाय बाय बच्चों।